हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द किरोसन नर्सिंग एकेडमी। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि भी आपको अगर कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है या जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पेपर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके किरोसन नर्सिंग एकेडमी आपके लिए है ना मॉडल पेपर लेके आई है 2021 से 2025 तक के। और कंबाइंड एक आपका मैराथन क्लास रहेगी जो कि आपका मेन जो आपके फंडामेंटल के या जितने भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका नेक्स्ट आपका इस सेशन क्या रहेगा, 2022 का आज का पेपर रहेगा हमारा। आज का पेपर हमारा कौन सा रहेगा, 2022 का रहेगा। ठीक है, तो जो भी गाइडलाइन वगैरह पेपर के बारे में वो तो हमने बता रखा है, सिलेबस कैसे कंसाइज करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है और किस टाइप से आपको आंसर सेलेक्ट करने हैं, वो सारे के सारे स्ट्रेटेजीज यू नो वेरी वेल। ठीक है, ओके, तो हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वन बाय वन पेपर के बारे में, कैसे क्वेश्चन है क्या नहीं है, ये चीजें हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली थी। हाँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना, मैं एमसीक्यूज है, मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 नंबर 1 नंबर का है यहाँ पे, जो मैंने बता रखा आपको कि भाई जो भी आंसर होता है वहां पे आपको पूरा पूरा आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन पढ़े, द फाउलर पोजीशन यूज्ड टू द ट्रीट। आप फाउलर पोजीशन क्यों देते हैं, सिंपल सी बात है, किस लिए देते हैं अपन, डिस्निया है ना, मतलब डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड इज द हाइपोक्सिया, इट्स कॉल्ड इज द हाइपोक्सिया। अगर मान लो यहाँ पे बोलता आपको टिश्यू की जगह बोलता आपको ब्लड, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, हाइपोक्सीमिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द एपिकल्स एंड रेडियल पल्स, मतलब एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में क्या डिफरेंट होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट। क्या बोलते हैं, पल्स डेफिसिट, के दो पल्स के बीच में क्या आना, यहाँ पे डिफरेंट आना। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉर्मल और हाँ फिर क्या आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, क्या है यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आप रीड करें, नॉर्मल ऑरल टेम्परेचर फॉर द एडल्ट, ठीक है ना। तो आंसर क्या रहेगा आपका 98.6, क्या है आपका आंसर 98.6। इसके अलावा क्या कह रहा है, इज द गिवन एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब 45 डिग्री के अंदर आप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, तो आंसर क्या होगा आपका सबकुटेनियस, क्या रहेगा सबकुटेनियस एससी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नी चेस्ट पोजीशन ऑल्सो नॉन एज, मतलब जो नी चेस्ट पोजीशन होती है उसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, जेनो पेक्टोरल पोजीशन, क्या बोलते हैं इसको, जेनो पेक्टोरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द बोर्न इन द ईयर, मतलब उनका जन्म कब हुआ था, 1820 के अंदर, कब हुआ था 1820 के अंदर, 1820 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परगेटिव एनिमा इज द गिवन टू स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस, है ना। देखो मैंने आपको बताया एनिमा वगैरह है ना जो आपके क्या कॉन्स्टिपेशन में देते हैं, तो एक प्रकार का यहाँ पे परगेटिव एनिमा होता है जो क्या कह रहा है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है ना, मतलब हाँ एनिमा इज द गिवन स्टिमुलेट, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो आपकी क्रमण क्रियाएं इंटेस्टाइन के अंदर क्या उसको बढ़ाते हो, तो बिल्कुल आंसर क्या है यहाँ पे राइट, बिल्कुल सही है। द कोल्ड एप्लीकेशन आर यूज टू द केयर ऑफ द रिनल एंड रोमेटिक डिजीज ऑफ द पेशेंट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मतलब रिनल वाले पेशेंट और रोमेटिक डिजीज के अंदर अपने को यहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती है, तो आंसर क्या रहेगा आपका फॉल्स रहेगा। फिर क्या कह रहा है, द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट द अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस, बिल्कुल हाइपोथैलेमस आपका क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, दैट इज द ट्रू। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द 1 ounce इज द इक्वल टू 100 ml, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा फॉल्स, बिल्कुल नहीं, 1 ounce इज इक्वल टू 10 ml नहीं होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, मैच द फॉलोइंग के अंदर क्या है, यहाँ पे सेक्शन ए दे रखा है, कॉलम ए कॉलम बी, आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन किससे रिलेटेड है, पल्स ऑक्सीमीटर, है ना, पल्स ऑक्सीमीटर से आपको पता चल जाता है कि भी व्यक्ति की ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है। फिर क्या कह रहा है, पल्स प्रेशर, तो पल्स प्रेशर के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, स्पिंगो मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या कह रहा है, पीसी का मतलब क्या है यहाँ पे, आफ्टर एट बेड टाइम, मतलब सोते समय, मतलब जब आप मेडिकेशन लेते हैं तो मेडिकेशन के अंदर अगर लिखा हो पीसी, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे सोते समय लेना है, मतलब आप जब भी स्लीपिंग टाइम में जा रहे हैं तब आपको मेडिकेशन इनटेक करनी है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे एच एस का मतलब क्या है,
आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद में। तो ये नॉर्मली आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो उसमें टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, ये वहां से क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कर रखा है, पुटअप कर रखा है। देखो फंडामेंटल में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आप ऐसा सोचो कि भाई सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि भाई आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, अब आपका आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी के अंदर क्या है, आपको 6 में से आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं राइट द टाइप ऑफ डिस्कस अबाउट द रोलर बैंडेज। तो रोलर बैंडेज क्या होता है कि भाई आप जो रोलर बैंडेज होता है ना, तो उसके बारे में आपको बताना है कि भाई किस टाइप से आप बैंडेजिंग वगैरह आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। बैंडेजिंग आप रोलर बैंडेज का इस्तेमाल क्या कहाँ पे होता है, और रोलर बैंडेज कौन कौन सी टाइप की होती है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ ब्लड एंड यूरिन सैंपल कलेक्शन। मतलब कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल होते हैं ब्लड सैंपल के लिए और यूरिन सैंपल के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है कि भाई ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि भाई आप जब ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो ब्लड सैंपल लेते समय आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको जो ब्लड सैंपल है वो आर्टरी में से ब्लड सैंपल लेना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कम से कम कुछ 3 से 5 या 3 से 4 ml आप क्या करोगे, यहाँ पे ब्लड वगैरह सैंपल वगैरह लोगे। ब्लड सैंपल के बाद में ब्लड सैंपल लेते समय आपको क्या करना है, वहाँ पे असेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा स्प्रिट का आपको क्या करना है, यूज करना होता है। इसके अलावा जो मेथड्स है उसको आपको क्या करना, फॉलो करना होता है। इसके अलावा क्या कह रहा है, जो आपका सैंपल वगैरह लेते हैं तो सैंपल के अंदर वाइल आपके क्या होने चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए। सही वाइल के अंदर सही आप क्या करोगे, सैंपल कलेक्ट करोगे। इसके अलावा जो सैंपल आपने लिया उस पर आप पेशेंट का नाम या उसका पेशेंट का बेड नंबर या उसके रिलेटेड जो आपको याद रह सकता है वो आप क्या करोगे, वहां पे मेंशन करोगे। बेसिकली तो पेशेंट का नाम और एज दे रखी होती है और वार्ड दे रखा होता है, तो उससे आइडिया हो जाता है कि ये पेशेंट का नाम है, ये एज है और ये मान लो बेड नंबर दे रखा है या वार्ड नंबर दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो पेशेंट से वापस आप बात करोगे भी मुझे आपका ब्लड सैंपल वगैरह चाहिए, तो ऐसे नॉर्मली आप क्या करोगे, जो इंस्ट्रक्शन है ना उसको आप क्या करोगे, फॉलो करोगे। उसी के अलावा अपन बात करते हैं यूरिन सैंपल है, तो यूरिन सैंपल के अंदर क्या करना होता है कि भाई आप पेशेंट को बोलेंगे कि भाई जो यूरिन सैंपल है वो स्टार्टिंग का यूरिन चाहिए, मिड स्ट्रीम चाहिए। मिड स्ट्रीम का मतलब व्यक्ति यूरिन करते समय उसके बाद उसको होल्ड करेगा, उसके बाद यूरिन सैंपल लेगा, या आफ्टर यूरिनेट करने के बाद में वो सैंपल चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यूरिन सैंपल के अंदर जो कलेक्टर होता है ना, जो कनेक्टर होता है उसको अपन यूज करेंगे कि भाई किसके अंदर सैंपल लेना है ना। आप सैंपल लेने से पहले हैंड वॉशिंग करें, सैंपल लेने के बाद में भी हैंड वॉशिंग करें। सैंपल कलेक्टर को क्या करेंगे, आप पॉलिथीन के अंदर या किसी के अंदर आप क्या करोगे, एक जगह साइड में आप क्या कर दोगे, उसको रख दोगे। वापस आप जो आपका जो हैंड वॉशिंग का मेथड है वो आप उसको क्या करोगे, फॉलो करोगे, या जो भी आपको डिसइंफेक्टेंट आपको दे रखा है उसका आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे। तो ये बेसिक बेसिक क्या होता है, यहाँ पे प्रिंसिपल होता है जिसको अपने को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। फिर क्या कह रहा है, राइट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द आइसोलेशन टेक्निक, ठीक है। तो मतलब क्या क्या मैनेजमेंट होता है आइसोलेशन टेक्निक की, ठीक है। अबाउट द आइसोलेशन ऑफ द आइसोलेशन टेक्निक, मतलब किसी भी पेशेंट को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइसोलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइसोलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या क्या मैनेज करोगे, क्यों आइसोलेट करोगे, कैसे आइसोलेट करोगे, या फिर आप आइसोलेट करने का कारण क्या है, आप क्वारंटाइन क्यों नहीं कर रहे हो, पेशेंट को आइसोलेट ही क्यों कर रहे हो, है ना। या पेशेंट के अंदर कौन सी डिजीज कंडीशन हो रखी है जिससे आप आइसोलेट कर रहे हो। हाँ, आइसोलेट करते समय आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वन बाय वन देखो, मेन क्लास का मेन मोटो ये है कि भाई ईच वन जितने भी क्वेश्चंस वगैरह उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी की डिटेल हमने टेलीग्राम के अंदर दे रखी है, तो आप ये वन बाय वन एक एक जो भी सोल्व पेपर है उसके उसके आंसर जो भी आप उसको देखें तो आपको धीमे धीमे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्या कह रहा है, द जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने देखे होंगे है ना, अंडर द 10 रूल्स देखे होंगे, 10 प्रिंसिपल देखे होंगे। राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम, ठीक है, राइट पेशेंट, राइट बेड, है ना, और राइट डेट, राइट डोज, ठीक है, राइट ड्रग, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या अपने प्रिंसिपल्स है, क्या है ये प्रिंसिपल है किसके, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, क्या आपको ये प्रिंसिपल आपको क्या करने होते हैं, यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट क्या कह रहा है, आइस कैप। आइस कैप का मतलब क्या है, यहाँ पे
है ना, कोल्ड कोल्ड स्पंजिंग वगैरह के बारे में बता रहा है, सॉरी कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है। जैसे कि मान लो सॉरी, जैसे कि मान लो एक रबर की मान लो यहाँ पे कि आपके पास दे रखे है ना, कैप दे रखी है, उसके अंदर आपने क्या किया, बहुत सारा बर्फ डाल के उसको पैक कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं, हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हॉट एप्लीकेशन आप क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आइस कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइस कैप। फिर क्या कह रहा है, एयर कुशनिंग। एयर कुशनिंग का मतलब ये पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए आप कौन कौन से एयर कुशनिंग का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज में कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इज द एयर कुशनिंग। और उसके बारे में बताना है कि भाई एयर कुशनिंग आप क्यों यूज कर रहे हैं, क्या कारण है। मान लो पेशेंट लंबे टाइम तक बेड का पेशेंट और लंबे समय तक पेशेंट क्या है, फ्रैक्चर का पेशेंट हो, तो उसके लिए अपन ये क्या है, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द फर्स्ट एड। तो देखो सबसे पहले तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है कि भी किसी भी पेशेंट को आप इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हाथों हाथ क्या आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर प्रीवियस पेपर के अंदर भी बता रखा है फर्स्ट एड के बारे में, है ना, कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकेंगे। एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या है, पेशेंट को एयरवे और ब्रीथिंग सर्कुलेशन मेंटेन करना। पेशेंट की ब्लड सप्लाई प्रॉपर चलनी चाहिए, एयरवे चलना चाहिए, तो पेशेंट जिंदा है। पेशेंट अगर मान लो दोनों नहीं चल रहे हैं तो आप क्या करोगे, सीपीआर प्रोवाइड करवाओगे, है ना। और फर्स्ट एड का मतलब यही होता है कि आप व्हाट टू डू इन द इमरजेंसी कंडीशन, कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए जिसमें पेशेंट को जान का खतरा है, तो हम क्या करते हैं कि अपने प्रायोरिटी रहती है कि पेशेंट को क्या करना, वापस उसके बॉडी को रीस्टोर करना, है ना, रिबूट करना। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, जो भी पेशेंट की कंडीशन होती है उसको असेस करते हैं और जो भी ट्रीटमेंट देना होता है वो अपन ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल बता रहा है कि भी पेशेंट की पल्स वगैरह या रेस्पिरेशन वगैरह एब्सेंट है, तो आप क्या करेंगे, एज ए नर्स वहां पे सीपीआर प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा, एनलिस्ट द गोल्डन रूल्स इन द फर्स्ट एड, मतलब क्या क्या गोल्डन रूल्स आपके होते हैं फर्स्ट एड के। ठीक है, तो वन बाय वन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट एड यू विल प्रोवाइड अनकॉन्शियस पेशेंट। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दे दी है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर आप अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर आप किस तरीके से पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, फर्स्ट एड क्या करेंगे, तो देखो अनकॉन्शियस पेशेंट है, ध्यान रखना। अब अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर क्या होगा कि भाई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब पल्स चल रही है, रेस्पिरेशन भी चल रही है, लेकिन पेशेंट अनकॉन्शियस है। तो आपको क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन को क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। पेशेंट की पोजीशन को चेंज कैसे करेंगे अपन, जैसे पेशेंट को आप क्या करोगे, एक लेटरल पोजीशन दोगे और हाथ ये अपोजिट वाला जो हाथ है आपका हैंड है उसको यहाँ पे रखोगे और पेशेंट के जो हेड है उसको क्या करोगे, आप एलिवेट करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हेड एलिवेट होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, इजीली क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, मेन अपन क्या कर रहे हैं, एयरवे एयरवे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेट रख रहे हैं ताकि व्यक्ति को सांस लेने में क्या दिक्कत ना आ सके। ठीक है, ओके। इसके अलावा पेशेंट को वहां पे अपन क्या करेंगे कि भी पेशेंट के अंदर रेस्पिरेशन वगैरह सही है, पल्स वगैरह चल रही है, हाँ बात ये अलग है पेशेंट को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, हाथों हाथ हॉस्पिटल में लेके गए और आपने क्या किया, ब्रीथिंग वगैरह ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड की और उसका जीसीएस स्कोर चेक किया। चेक किया, जीसीएस स्कोर, ग्लासगो स्केल, कि भाई जो आपके न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को बता सके कि भाई पेशेंट अभी क्या कंडीशन है, पेशेंट की बॉडी के अंदर सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति के अंदर मोटर रेस्पॉन्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, वर्बल रेस्पॉन्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो अपन चेक करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को एज पर प्रायोरिटी, पेशेंट जैसे अनकॉन्शियस कॉन्शियस लेवल पे धीमे धीमे आने लग जाता है, तो पेशेंट के जो वाइटल साइन है उसको मेंटेन करना, वापस बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल साइन है उसको वापस मेंटेन करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में लेके आएंगे। पेशेंट को जो भी फूड वगैरह इनटेक देना या आईवी फ्लूइड वगैरह आपको प्रोवाइड करवाना वो अपन क्या करवाएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। कब, जब पेशेंट वापस क्या है, कॉन्शियस लेवल पे आ जाए। ध्यान रखें, अनकॉन्शियस वाले पेशेंट के अंदर हमें यह ध्यान रखना, रिकवरी ऑफ द पोजीशन, मतलब पोजीशन को वापस क्या करना, रिकवर करना। फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन करना, मतलब हॉस्पिटल अपन लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में उसका जिस को चेक होगा कि भाई पेशेंट को पता करना है कि भाई न्यूरोलॉजिकल फंक्शन तो डिस्टर्ब नहीं है, क्या पता पेशेंट को हेड इंजरी हो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखी है, तो क्या पता पेशेंट जवाब नहीं दे रहा। लेकिन अपने को क्या करना है, एयरवे मैनेजमेंट, ध्यान रखना है एयरवे मैनेजमेंट, ब्रीथिंग सर्कुलेशन और ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, मतलब कैरोटिड आर्टरी, मतलब जो ब्लड, जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है वो चलना चाहिए और व्यक्ति को ऑक्सीजन सैचुरेशन मिलती रहनी चाहिए ताकि व्यक्ति हमें लगे कि भी पेशेंट जिंदा है और वाइटल साइन उसके क्या अभी भी चल रहा है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्या कह रहा है, हैंड हाइजीन।
हैंड हाइजीन के बारे में बताना, स्टेप ऑफ द हैंड वॉशिंग हमने पढ़ रखा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, व्हाई इट इज द नेसेसरी द नर्स ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ द पर्सनल हाइजीन, वही बात है ना। ये कहना चाहता है, पहले तो आपने बोला कि भाई रोल ऑफ नर्स क्या पर्सनल हाइजीन के अंदर, और इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई इज इट इज द नेसेसरी ऑफ द नर्स ऑब्जर्व द रूल्स ऑफ द पर्सनल हाइजीन, मतलब क्या जरूरत है नर्स को, है ना, एक पर्सनल हाइजीन के लिए। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मिनिमम क्या है यहाँ पे, लगभग एक ही जैसे हैं, ठीक है। तो उसमें कोई भी डिफरेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे आधे घंटे की क्लास के अंदर जो पेपर आपको बताया गया है ना, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आंसर तो नहीं है। तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा मेन मोटो क्या है, पेपर को पढ़े, पेपर के अंदर पैटर्न किस टाइप से आता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस चीज का अपने को ध्यान में रखना है। बाकी मैंने आपको फंडामेंटल का 2021 के पेपर के अंदर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब आगे वाले पेपर के अंदर क्या है, वे भी अपने पास में जो भी मेन क्वेश्चन है वो आपको मैंने हेडिंग बताई है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आपको लिखना है, ये तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको याद में रखना है। दूसरी बात, आपको इसी चैनल के अंदर यूट्यूब के अंदर आपको यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उससे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन विद आंसर आपको क्या यहाँ पे पुटअप हो जाएंगे, ठीक है। चलो बाकी का, हाँ बाकी ये भी बात है कि भाई आपका जो मैराथन क्लास होगी, तो मैराथन क्लास के अंदर आपको काफी चीजें पता चल जाएगी कि भाई आपको आंसर किस तरीके से लिखना होता है या कितना लिखना होता है, कंटेंट क्या है, क्या आपको मेंशन करने होते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। अब देखो फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल का काम क्या होता है, पेशेंट को केयर करना, रिहेबिलिटेट करना, है ना, डिजीज को प्रिवेंट करना और डिक्रीज द मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, मतलब डेथ रेट और डिजीज रेट को मेंटेन करना, या रिसर्च वगैरह प्रोग्राम वगैरह करना, या फिर जो असेस द फाइंडिंग ऑफ द डिजीज, मतलब ऐसे अलग अलग बीमारियों के बारे में पता करना, या कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पता करना, इन्फेक्शन कंट्रोल करना, लैब इन्वेस्टिगेशन करना, रिसर्च मेथड्स वगैरह यूज करना, इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर मैनेजमेंट करना, इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर जितने भी फैकल्टीज वगैरह है ना, उसको वहां पे चीजों को मेंटेन करना, इसके अलावा पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द केयर, है ना, प्राइमरी केयर देनी है, सेकेंडरी केयर देनी है, टर्सरी केयर देनी है, उसके हिसाब से क्या करोगे आप, केयर प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, मेन फंक्शन होते हैं किसके, हॉस्पिटल के अंदर। फिर क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द हियरिंग एबनॉर्मलिटीज, मतलब क्या है, पेशेंट को सुनाई नहीं दे रहा है, अब नर्स का क्या रोल रहेगा, तो नर्स का क्या रोल रहेगा, भाई व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट क्या करेंगे, एक व्यक्ति को सुनाई कौन सा नहीं दे रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है, या अंदर तक मैसेज नहीं पहुंच रहा, या फिर आपके मैसेज को वो समझ नहीं पा रहा। क्योंकि क्या होता है कई बार जो हियरिंग डेफिसिटी है, हियरिंग एब्नॉर्मलिटीज का मतलब व्यक्ति को क्या है, साउंड सुनाई तो दे रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा, मतलब इंटरनल ईयर काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वाइब्रेशन नहीं आ रहा, बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, तो अपने को असेस करना है कि भाई हियरिंग इम्पेटिक क्यों आ रही है ना। आई के अंदर मान लो पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा है, पेशेंट के अंदर वैक्स तो नहीं है, मतलब कान के अंदर बहुत ज्यादा वैक्स इकट्ठा हो जाती है, वो आपको चेक करना है, या हियरिंग कैपेसिटी आपको चेक करनी है कि वो कितना सुन पा रहा है, ज्यादा बह रहा है, कम बह रहा है ना, क्यों है, कारण क्या है, क्या उसके मिडिल ईयर के अंदर, मतलब मध्य जो कण है, मध्य कान जो है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, या इंटरनल ईयर मतलब कान के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रखी है ना, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, या वैक्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रखी है। चलो तो इसके बारे में पता करेंगे, उसका सैंपल वगैरह लेंगे, पर्सन की बॉडी के टेम्परेचर को चेक करेंगे, क्या पता पर्सन को इन्फेक्शन हो रखा हो, तो बॉडी के टेम्परेचर बढ़ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को ओटालजिया पेन हो सकता है, ईयर के अंदर पेन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, सॉरी टिनिटस, मतलब क्या कहते हैं, रिंगिंग सेंसेशन, बार बार घंटियां वगैरह बजना, ठीक है। तो ये सिम्टम्स देखने को अपने को मिलेंगे, तो अपन उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा हमें लगता है कि पर्सन के अंदर परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया, तो अपन क्या करेंगे, हियरिंग एड्स मतलब कान की मशीन का अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। पेशेंट को बोलेंगे हाइजीन को मेंटेन करें, पेशेंट को बोलेंगे कि भाई हर 3 से 6 महीने के अंदर कान को आप चेक करवाते रहे, ठीक है। इसके अलावा साउंड इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई चीज सुने नहीं व्यक्ति, है ना, कई बार ऐसा होता है ईयरबड लगा लेते हैं लोग के ना, लंबे समय तक सुनते रहते हैं, तो मेन नर्स का क्या है, ये रोल रहता है। इसके अलावा मान लो कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है या डिजीज वगैरह हो रखी है, तो उसके लिए सिस्टमेटिक जो भी मेडिकेशन है, जो भी दवाई वगैरह वो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। तो सिम्टम्स क्या करेंगे अपन, है ना, रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई मेन चीजें क्या, आपको ईच वन जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको कीवर्ड्स आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तो इजीली आपको क्या है उसके आंसर आपको पता चल जाएंगे।
कि भाई आपको कोई भी आंसर क्या है, कैसे लिखना है, कितना वेटेज है या कितने नंबर का आंसर आपको क्या है मेंशन करना है। तो एक बार तो आपको प्रैक्टिस करोगे, एक बार याद करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका नेक्स्ट आपका रहेगा सोल पेपर आपका 2023, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन करेंगे क्या, फंडामेंटल का 2023 का पेपर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। और आपकी रोशन सिंह एकेडमी को आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, ओके।